सो लेट वी स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर बच्चे। देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। सो वी हैव टू स्टडी बॉन्ड पैरामीटर्स। नाउ व्हाट द हेल आर बॉन्ड पैरामीटर्स? सबसे पहली बात, बॉन्ड पैरामीटर का मतलब क्या है बेटा? किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम देखते हैं तो उसके बॉन्ड्स को मापने के लिए चंद चीजें हमारे पास होती हैं, उनको हम बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं। जैसे बेटा, बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक। दूसरा पैरामीटर हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल। तीसरा पैरामीटर बेटा जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर। एंड द फोर्थ मोस्ट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। ये चार पैरामीटर्स है बॉन्ड के, बॉन्ड को मापने के लिए। या तो उसका बॉन्ड लेंथ, या दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, और इधर वी हैव बॉन्ड ऑर्डर, इधर वी हैव बॉन्ड एनर्जी। ये चार पैरामीटर हमें डिटेल्स में पढ़ने हैं। तो आज शुरुआत करेंगे पहले बॉन्ड लेंथ से। सो विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड लेंथ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं बेटा। देखो, बॉन्ड लेंथ का मतलब है, अगर दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और वो अपनी क्लोजेस्ट अप्रोच पे हैं, तो उस समय उनके दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट कैन बी कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ इज, हम ये कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस of two bonded atoms when they are at the closest approach हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू bonded atoms, bond नहीं, bonded atoms when they are at the closest approach, so that is called as to be bond length. जैसे ये दो एटम है बेटा, एक ये और एक ये। अब मान लो इन्होंने कोई बॉन्ड बनाया, मे बी कोवलेंट बॉन्ड, तो हमने इसके बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस देख लिया। ये हमारे पास क्या आ गया? ये बॉन्ड लेंथ आ गया बच्चे। अब बॉन्ड लेंथ दो तरह से निकाल सकते हैं। अगर दोनों बॉन्डेड एटम सेम हो, बोथ बॉन्डेड एटम्स आर सेम, अगर दोनों बॉन्डेड एटम सेम हो, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि बोथ बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट। बोथ बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट। देखो बेटे, अगर तो दोनों बॉन्डेड एटम सेम है तो सिंपल सी बात है कि अगर बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हो, बॉन्ड लेंथ को मैंने डी से लिखा, और दो एटम है ए और बी, तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज कोवलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। इन दोनों का रेडियस को हम ऐड कर देंगे, कोवलेंट रेडियस को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। क्योंकि आपको जब कोवलेंट रेडियस पढ़ाया गया था तो आपको बोला गया था इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, और यहां हम क्या ले रहे हैं? फुल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली दोनों के रेडियस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। बट व्हेन वी हैव डिसिमिलर एलिमेंट्स, डिसिमिलर एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक प्रॉब्लम रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है कि एटम्स में पोलराइजेशन थोड़ी सी हो जाती है, उस वजह से हम डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते। तो उसमें बॉन्ड लेंथ अगर ए टू बी निकालनी है तो हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवलेंट रेडियस ऑफ बी माइनस 0.059 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, बेटा ये हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, रादर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। आपको ये बताया था मैंने कि अगर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं? कोवलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस।
यहां पे हम ए वो लेकर के चल रहे हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने कभी आंसर माइनस में नहीं निकालना है। समझ में आई? यानी यहां पर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लिया जाता है, ठीक है, उससे हमारे पास यहां पे बॉन्ड लेंथ निकल सकती है। सो दिस इज बॉन्ड लेंथ। आर यू क्लियर अबाउट व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? नाउ बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, ठीक। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स। देखो बेटा, सबसे पहला फैक्टर, क्योंकि हम बॉन्ड लेंथ में कोवलेंट रेडियस ले रहे हैं कि नहीं, तो बेटा फिर रेडियस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा ना। कहने का मतलब सबसे पहले डिपेंड करेगा साइज पर। सी स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक, कि स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ। जितना साइज छोटा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी। स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम्पलीफाई करता हूं मैं तुम्हारे पास HF, HCl, HBr, HI, अब तुमसे बोला इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। ऑब्वियस सी बात है कि आयोडीन सबसे बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी। देन दैट ऑफ ब्रोमाइड, then that of chloride, and then that of fluoride. Very simple, isn't it? इसी तरह से अगर मैं तुमसे ये कहता कि मेरे पास एक है H से H, दूसरा है H से C, तीसरा है C से C, चौथा है C से Cl, अगला है Cl to Cl। अब इसमें तुम्हें क्या करना है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाना है। देखो बेटा, यहां से शुरू करते हैं। यहां दोनों ही H है, जबकि यहां एक C है, तो रेडियस ऑफ C इज बिगर देन H, तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड लेंथ इससे क्या होगा? बड़ा होगा। अब यहां पे C और C कॉमन हो गया, तो यहां C और H देखेंगे तो किसका साइज बड़ा होगा? C का। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर इसके बाद ये आ गया। अब यहां पे C इक्विवेलेंट है, यहां पे C और यहां पे Cl, बड़ा कौन होता है? Cl, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड लेंथ हो गई। सिमिलरली यहां आ जाओ, यहां पे Cl सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ ये हो गई। तो जितना छोटा कोई एटम होता है डेफिनेटली उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होती है। जैसे इसी में अगर हम ऐसा कर लेते कि F2F, Cl to Cl, Br to Br, I to I, तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को पता होता कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता, ठीक है। जो साइज बड़ा है उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, जो साइज छोटा है उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। उम्मीद करता हूं इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। तो ये पहला फैक्टर हो गया, दैट इज साइज। नाउ फैक्टर नंबर 2 की बात करेंगे बेटा। फैक्टर नंबर 2 होगा मल्टीपलिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीपलिसिटी ऑफ बॉन्ड यानी प्यार से बोलो तो बॉन्ड ऑर्डर। प्यार से क्या बोलेंगे? बॉन्ड ऑर्डर, कि कितना बॉन्ड ऑर्डर है हमारे पास, है ना। मल्टीपलिसिटी का तो मतलब यही होता है, बॉन्ड ऑर्डर ना बेटा, है ना। जैसे सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज लार्जर देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विल बी लार्जर देन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कल को मैं ऐसे बोल दूं कि मेरे पास है C और फिर मेरे पास आ गया C डबल बॉन्ड C और फिर मेरे पास आ गया C ट्रिपल बॉन्ड C, तो टेल मी किसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा? ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड इज लार्जर देन दैट ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज लार्जर देन ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल बात। कल को जैसे पेपर में क्वेश्चन हमारे को दे दिया जाता है कि O2 1 पॉजिटिव, O2 1 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, बेटे इसमें हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है। किसका ऑर्डर पूछा है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट आपको सिखाया है ना मैंने। सो बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट कहता है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा? 3। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो हमारे पास 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जाता है।
जैसे इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना बेटा। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 16 होते हैं। O2 1 नेगेटिव में कितने होंगे, 17 होंगे। और O2 2 नेगेटिव में कितने होंगे, 18 होंगे। तो बेटा 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। 15 पे क्या हो जाएगा, 2.5। 16 पे क्या हो जाएगा, 2। 17 पे 1.5 और यहां पे 1। तो अगर मैं तुम्हें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसमें पूछता हूं, अगर इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछता हूं, तो क्या ऑर्डर लगा दोगे भाई, O2 1 positive is greater than O2 which is greater than O2 1 negative which is greater than O2 2 negative, isn't it? Am I clear? पर मेरे प्यारे बच्चों, इसी में ना कभी कभी झोल भी हो जाता है। कैसे, मान लो कल को स्पीशीज दे दी N2, N2 1 पॉजिटिव, N2 1 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव। ठीक, नाउ इसमें पहले इलेक्ट्रॉन देखते हैं। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14, ठीक है ना बेटा। और N2 1 पॉजिटिव में कितने, 13, N2 1 नेगेटिव में कितने, 15, N2 2 नेगेटिव में कितने, 16। मजे की बात यह है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 3, आया कि नहीं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 अगेन, ठीक है जी। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। तो बेटा यहां पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो क्या हमारी बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी, नहीं बेटा। इसमें हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। इसलिए इस केस में हमारे पास सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, N2 की। उससे बड़ी किसकी होगी, N2 1 पॉजिटिव की। उससे बड़ी किसकी होगी, N2 1 नेगेटिव की। और सबसे बड़ी किसकी होगी, N2 2 नेगेटिव की। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उतनी बॉन्ड एनर्जी कम है, उतना बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। पर अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाता है तो पॉजिटिव वाले की बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होती है, छोटी, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा। सो इलेक्ट्रॉन वो टाइटली खींच के रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच के रखेगा तो ऑब्वियसली साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बेटा इज इट क्लियर और नॉट। कहां पे बेटे, यहां पर, हाँ यहां पे साइन गलत लगा दिए बेटा, साइन ऐसे आने चाहिए थे। ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहां साइन थोड़े गलत लग गए मेरे से। यहां पे O2 1 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन O2 विच इज स्मॉलर देन O2 1 नेगेटिव इज स्मॉलर देन O2 2 नेगेटिव। बिल्कुल सही, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसे आएगा। इज इट क्लियर नाउ, किसी को कोई दिक्कत। एंड सॉरी फॉर दैट रॉन्ग रिटर्न। ओ मगरमच्छ का मुंह कहां खुलता है ना, कई बारी मैं भूल जाता हूं। ठीक, सो एनी हाउ ये मल्टीपल सिटी बॉन्ड ऑर्डर, आई थिंक सो आई मेड इट क्लियर नाउ। नाउ नेक्स्ट बात, अब चलते, ये तो छोटी मोटी बातें थी, अब थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बेटा एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर, नाउ एस कैरेक्टर जो है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मान लो मेरे पास जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, आपको याद होगा जब आपको हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई तो आपको बोला गया ज्यादा एस कैरेक्टर से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसा होता है, छोटा। वो एक बड़ी टुंडी एक छोटी टुंडी, छोटी टुंडी बिकम्स मोर छोटी टुंडी व्हेन एस कैरेक्टर इज मोर। तो मोर इज एस कैरेक्टर, स्मॉलर इज द बॉन्ड। तो हमने बोला मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर, smaller is the bond, smaller is the bond। S कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड छोटा। जैसे कि कल को हमें ऐसे पूछ लिया जाए, हमें बोले H के साथ C लगा है जो कि सिंगली बॉन्डेड है, हमें बोल दिया H के साथ C लगा है जो कि डबल बॉन्डेड है, H के साथ C लगा है जो कि ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है जी। अब इसमें इसकी बॉन्ड लेंथ को A बोल दिया, इसकी बॉन्ड लेंथ को B बोल दिया, इसकी बॉन्ड लेंथ को C बोल दिया। बॉन्ड सारी जगह C to H है, बॉन्ड सारी जगह क्या है, C से H। ठीक, उनके रेडियस तो सेम ही रहते हैं कि नहीं। बट यहां पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज, टेल मी, सिंगल बॉन्डेड कार्बन ऑलवेज
sp3 hybridized, double bond carbon is sp2 and triple bond is sp. So which has the more s character? This has more s character, more s character, smaller bond. तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा हुआ? A is larger than B, which is larger than C. Is it clear बच्चे कि s character ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी? तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन मैंने कहा ना अभी थोड़ी इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक? तो यहां पे एक स्पेसिफिक रूल बता रहा हूं तुम्हें। ये रूल ना तो कोई बताएगा बच्चे, ना कोई समझाएगा, ठीक? हम बात कर रहे हैं बेंट्स रूल। अब सर ये नई बला क्या है? बेंट्स रूल। देखो बेटे, बहुत सारी डेफिनेशन दी जाती है बेंट्स रूल की। मैं आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, 2+2 वाली, जो छोटा सा बच्चा भी समझ जाए, रिक्शे वाला बच्चा भी समझ जाए, ठीक? रिक्शे वाला बंदा भी समझ जाए कि भाई हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक? जिसने कभी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं वो भी बता सकता है। तो बहुत इजी है। देखो बेटा, इसमें यह ध्यान में रखना कि जब हमारे पास कभी बॉन्ड बनता है तो हम ये बोलते हैं ना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे यहां पे कार्बन इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सो कार्बन इज हाइब्रिडाइज्ड ना। अब इसमें एस करैक्टर भी होता है, पी करैक्टर भी होता है, ठीक? अब जब ये इसका बॉन्ड बना रहा है, इसका तो एस ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसका sp3 ऑर्बिटल यूज हो रहा है कि नहीं? कार्बन का sp3, इसका s। क्या ये sp3 में पूरा 25% s और 75% p क्या सारा कार्बन पे रहेगा, या थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट हो सकता है? ये डिस्टॉर्ट हो सकता है, ठीक? और ये डिस्टॉर्शन ही हमें बताती है बेंट्स रूल, इसी को बताता है। क्या बोलता है? सिंपल भाषा में समझना। कहता है कि p करैक्टर शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखना। क्या? p कैरेक्टर shifts more towards more electronegative element, more electronegative element। जो p कैरेक्टर होता है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, और s कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक बच्चे? जैसे मान लो हम इसी क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं और हमें बोल दिया गया कि एक है C से H2F, ठीक है जी? दूसरा है CH2Cl, तीसरा है CH2Br, और चौथा है CH2H यानी CH3। सिंपल बात बोले तो CH3, ठीक? अब बेटे अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ये मॉलिक्यूल होगा CH3F, ये मॉलिक्यूल क्या होगा? CH3Cl, ये मॉलिक्यूल क्या होगा? CH3Br, और ये क्या होगा? CH4, isn't it? अब बेटे मेरे को कहा कि इस बॉन्ड लेंथ को अपन A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं, ठीक है जी? अब हमें यह बोला गया इस ABCD जो है, क्या इनकी बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी? क्योंकि बेटे देखो, है तो ये सारी C से H की बॉन्ड्स, सारे C से H के बॉन्ड है कि नहीं? और सभी में सिंगल बॉन्डेड कार्बन यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो सभी में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इन सब की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए था कि A शुड बी इक्वल टू B, शुड बी इक्वल टू C, शुड बी इक्वल टू D, ऐसा होना चाहिए था। पर क्या सच में ऐसा है? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहां एलिमेंट जो है वो अलग अलग चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या है? मैंने कहा कि p कैरेक्टर शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा इन दोनों में से इसका जो s कैरेक्टर होगा
और इसका जो पी करैक्टर, इसका वो पी करैक्टर किस साइड शिफ्ट हो जाएगा? फ्लोरीन की तरफ। तो पी करैक्टर यहां शिफ्ट हो गया, तो यहां क्या शिफ्ट हुआ? अगर पी इधर चल जाएगा तो यहां एस बढ़ जाएगा कि नहीं? एक बात समझो, sp3 में 75% क्या था? पी, और क्या हो गया था? 25% क्या था? एस। जैसे इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है, तो हमारे पास ये sp3 है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे s करैक्टर 25% कार्बन पे और 75% पी करैक्टर है, पर यहां उसमें से पी करैक्टर थोड़ा यहां शिफ्ट हो गया, तो परसेंटेज पी करैक्टर कम हुआ तो एस करैक्टर परसेंटेज में बढ़ गया कि नहीं? तो इसका एस करैक्टर इंक्रीज हो गया। ऐसे ही यहां पे भी पी करैक्टर बेटे यहां शिफ्ट तो कर जाएगा, एस करैक्टर यहां शिफ्ट कर जाएगा, इसी तरह से यहां पे भी पी करैक्टर यहां शिफ्ट होगा, एस करैक्टर यहां शिफ्ट होगा, पर क्या सारी जगह शिफ्ट बराबर होगा? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पी करैक्टर का शिफ्ट मोर होगा, होगा कि नहीं? यहां पे हमारे पास पी करैक्टर का शिफ्ट थोड़ा लेस होगा, यहां पी करैक्टर का शिफ्ट और भी लेस होगा, और यहां होगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं। तो इस केस में एस करैक्टर देखा जाए, कौन सा एस करैक्टर ज्यादा, ये वाला या ये वाला, कौन सा ज्यादा है? तो यहां पे मोर एस करैक्टर ये हो गया भाई, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, और यहां पे इसका एस करैक्टर थोड़ा सा क्या हो गया? लेस हो गया कि नहीं? और इसका करैक्टर और भी एस करैक्टर लीस्ट हो गया कि नहीं? तो इसका एस करैक्टर सबसे ज्यादा, इसका एस करैक्टर सबसे ज्यादा मतलब बॉन्ड सबसे छोटा, और इसका एस करैक्टर सबसे कम है ना, क्योंकि पी कहीं शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा बॉन्ड ही है। तो क्या आया? ए इज स्मॉलर देन बी, विच इज स्मॉलर देन सी, विच इज स्मॉलर देन डी। क्यों? क्योंकि एस करैक्टर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एस करैक्टर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी पी करैक्टर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी पी करैक्टर शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर पी करैक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो एस करैक्टर किसकी तरफ रह जाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और अगर एस करैक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। ठीक, अब स्नेहा जो है परेशान हो गई है ना, तो इसकी कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी। ठीक, तो स्नेहा जी थोड़ा सा इधर ध्यान देंगी, उम्मीद करता हूं ये बात अपने आप ही कर लेंगी विदाउट मेरे बताए। मैंने आपको एक दिया CH2F, गॉट इट। दूसरा दिया मेरे प्यारे बच्चे CHF2, ठीक। तीसरा दिया बच्चे CHF3, ठीक। और चौथा दिया CH3। और मैंने तुझे बोला कि ये मेरे पास A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है जी। अब मैंने आपसे पूछा कि मेरे को ये बताओ ABCD में बड़ा कौन है और ABCD में छोटा कौन है। बॉन्ड तो सारे C से H के हैं, लेकिन कौन बड़ा और कौन छोटा है? ठीक, अब देखो स्नेहा जी, ठीक, परेशान होने का नहीं, जब तक हम हैं गम ही गम है, ठीक। तो CH2F और यहां पर H, गॉट इट, पहला ये, यहां पर H CHF F, दो F है ना भाई, ठीक। यहां पे CHFF, गॉट इट और नॉट? और यहां तो CH3 ही है, तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब फटाफट से मेरी बिटिया ये बता दे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसी थी? sp3। क्या यहां पे कोई s करैक्टर शिफ्ट हुआ? नहीं हुआ, है ना बेटा। यहां तो s और p इसी पे रह गया, 25% s और 75% p। नाउ इस केस में p करैक्टर किस साइड शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ। तो यहां p शिफ्ट हो गया, तो यहां क्या शिफ्ट होगा? s। क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि p करैक्टर शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहां पे p यहां पे भी शिफ्ट होगा, p यहां पे भी शिफ्ट होगा, दो फ्लोरीन है ना भाई, इसकी वजह से यहां पे s शिफ्ट होगा दो वजह से।
है ना जी। ये भी पी करेक्टर अपनी तरफ ले रहा है, ये भी अपनी तरफ ले रहा है, तो इसका एस करेक्टर बढ़ गया कि नहीं? क्लियर हो गया। अब यहां आ जाओ, यहां पी इधर भी बढ़ा, यहां पी इधर भी बढ़ा, यहां पी इधर भी बढ़ा, तो यहां एस करेक्टर 3 वजह से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इन तीनों में से एस करेक्टर सबसे ज्यादा किस में आया? थर्ड में आया कि नहीं? एस करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? छोटी। यहां तो वैसे ही हमें समझ में आता है कि एस करेक्टर बटा ही नहीं है, बाकी सब जगह पे एस करेक्टर इसके मुकाबले क्या है? ज्यादा। तो बेटे अगर आपने इसको बोल दिया था ए और इसको बोल दिया था बी, इसको बोल दिया था सी, इसको बोल दिया था डी, तो अब बोलो भाई सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सबसे बड़ा डी हो गया। सबसे बड़ा क्या हो गया? डी, जहां पे एस करेक्टर ज्यादा हुआ ही नहीं। अब इनमें से एस करेक्टर सबसे ज्यादा कहां है? यहां है ना। एस करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ छोटी, तो यहां एस करेक्टर कम है, बॉन्ड लेंथ बड़ी, तो हमारे पास फिर कौन सा आया? ए के बाद कौन सा आया? बी के बाद कौन सा आया? सी। अब देखो हंस रही है पूरे, सर हमारे मेरे को आता था, भी टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है? जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाते हैं ना पुत्र, उतना क्या होता है? पी करेक्टर उस साइड शिफ्ट हो जाता है और एस करेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ। और एस करेक्टर जैसे बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे एस करेक्टर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ छोटी। यस, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा? ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन कम हुई ना बेटा, पी उस साइड को, पी ऑर्बिटल्स का जो पार्ट है वो उस साइड को शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो एस का पार्ट बढ़ जाता है। बोलो क्लियर? जैसे मतलब समझने का ये है कि यहां पे हमने 4 करेक्टर लिए थे, उन 4 करेक्टर में से 25% एस था और 75% पी, सारा का सारा यही था। अब यहां पे एग्जैक्टली sp3 नहीं रहा, क्योंकि पी तो इधर भी चला गया, ये sp2 के पास पास जाने लगा, तो एस करेक्टर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ, वो 75% यहां कम हो गया क्योंकि वो यहां शिफ्ट हो गया। ठीक, तो sp3 में से p इधर, तो यहां sp2 की तरफ जाने लगा कि नहीं? एस करेक्टर बढ़ा कि नहीं? एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी कि नहीं? क्लियर हो गया? तो बेंस रूल समझ में आया भाई? सिंपल शब्दों में बताया, कोई इसमें मैंने उंगली मुजली नहीं की है, एक सिंपल सी बात बताई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या शिफ्ट करवा दोगे? पी करेक्टर। ठीक, और हाँ जी बोलो। हाँ जी, नहीं हुए, कार्बन की तरफ। हम कार्बन हाइब्रिडाइजेशन एच में है कि कार्बन में? तो कार्बन का एस करेक्टर बढ़ेगा या कम होगा? जो चीज हाइब्रिडाइज ही नहीं है उसका एस करेक्टर कम या ज्यादा कैसे होगा ब्रदर? हाइब्रिडाइज चीज का हम एस की पी शिफ्ट करवा रहे ना भाई। क्लियर हो गया? स्नेहा जी चल सकते आगे? ओके, तो ये हमारे पास हो गया कि एस करेक्टर। अच्छा भाई, ये ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो, नहीं तो वहीं से डंडा मारोगे मेरे को। बताओ बेटा, समझ में आ गया? यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब ये बेंच रूल, एस करेक्टर, ये हो गया। अगली बात, अगला फैक्टर बेटा, अगला फैक्टर है पोलैरिटी। क्या फैक्टर है? पोलैरिटी। चूचू तो करो नहीं, क्यों चूचू करना जो है ना सेहत के लिए खतरनाक है। ठीक, तो देखो बेटा, पोलैरिटी की अगर बात करें, हम ये तो जानते ही थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, है ना भैया? तो अगर चार्जेस ज्यादा हुए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक, वो फिर भी थोड़े बड़े होते हैं और पोलर बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी छोटी हो सकती है। पर बेटा ये थोड़ा बहुत ही बेकार सा फैक्टर, स्मॉल सा फैक्टर है, क्योंकि उससे पहले हमें साइज देखना पड़ेगा ना भाई। जब दो डिफरेंट चीजें आएंगी तो क्या देखेंगे? साइज पहले देखेंगे ना। तो साइज ही अगर चेंज हो जाएगा तो ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर साइज लगभग कंपैरेबली सेम हो तो जो पोलर होगा वो बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी होगी, नॉन पोलर बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं। क्लियर? अब अगला फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर है रीजोनेंस। अगला फैक्टर है रीजोनेंस। बेटा पिछली क्लास में तुम्हें समझाया था कि रीजोनेंस क्या करती है, पिछली क्लास में समझाया था। डबल बॉन्ड के बॉन्ड ऑर्डर को कम कर देती है, मल्टीपल बॉन्ड के बॉन्ड ऑर्डर को कम कर देती है,
और सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ा देती है। बोलो ऐसा बोला था कि नहीं? तो उसके हिसाब से हमारी बॉन्ड लेंथ भी चेंज होती होंगी। जैसे पुत्र, अगर मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल लिया मैंने यार, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये ले लिया मैंने। ठीक है जी, थोड़ा बड़ा ही बन गया, इतना बड़ा चाहता नहीं था, बना दिया। ठीक, चलेगा चलेगा। ऐसे ही अगर मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और मेरे को ना इस बॉन्ड लेंथ के बारे में बोला गया है, C से C सिंगल बॉन्ड, C से C सिंगल बॉन्ड। यहां पे भी C से C सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? है ना जी। अब अकॉर्डिंगली अगर हम ये देखते कि इन दोनों में, दोनों सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए, पर बेटे क्या यहां रीजोनेंस है? पिछली बार रीजोनेंस की कंडीशन बताई थी, बोला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ चार्ज, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ लोन पेयर एंड अ डबल बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड एंड एन ऑड इलेक्ट्रॉन। ये रीजोनेंस के चांसेस होते हैं। क्या यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, तो क्या यहां रीजोनेंस होगी? होगी? नहीं होगी, नो रीजोनेंस। भाई ने बोल दिया और मैंने मान लिया। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या यहां रीजोनेंस होगी? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यस देयर इज रीजोनेंस। और अगर रीजोनेंस हुई तो ये जो बी बॉन्ड होगा ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। क्यों जी? इसमें रीजोनेंस हुई तो कैसे शो करोगे भाई? अगर इसमें रीजोनेंस हुई तो कैसे शो करोगे? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ऐसे मूव करवाते हो ना भाई तुम लोग। और इस मॉलिक्यूल को कैसे शो करोगे? सर आप कर दो ना यार, बोलते बहुत ज्यादा करते बहुत कम हो। देख लो स्नेहा भी बोल रही है सर। ठीक, सो देखो अब हमारे पास यहां सारी जगह पे क्या होगा? बस चूचू नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा ना भाई सारी जगह। यानी ये सिंगल बॉन्ड ना रह के अब क्या हो जाएगा? ये होगा पार्शियल डबल बॉन्ड। और ये कैसा रहेगा भाई? ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें तो रीजोनेंस है ही नहीं, है ना भाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में ये वाला जो होगा, ये बॉन्ड ए इज बड़ा देन दैट ऑफ बी, क्योंकि डबल बॉन्ड छोटा होता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा। बोलो समझ में आई कि पिछली भी सारी चली गई? आ गई समझ में। ऐसे एक और एग्जांपल रीजोनेंस का लेके चलते हैं, क्या पता अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, जैसे कार्बोनेट होता था हमारे पास, कार्बोनेट में हमने कभी रीजोनेंस भी शो की थी। ठीक, हमने बोला ये कार्बोनेट है ना, और हमारे पास यहां पे सी सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक, और यहां पर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और अभी की बार यहां डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्लियर जी? अगर हम ऐसा सोचे कि इसको अपन ने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, और बोला सारे C से O बॉन्ड है, सारे C से O बॉन्ड है, तो इसमें एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ क्या होगी? एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ, एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ तो ये होगी कि A इज छोटा देन B विच इज इक्वल टू C। डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? छोटा, और सिंगल बॉन्ड क्या होना चाहिए? बड़ा। बट जब हमने इसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ देखी, हमारी आंखें खुली, तो हमने एक्चुअल बॉन्ड लेंथ देखी, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ देखी तो पता चला कि A इज इक्वल टू B विच इज इक्वल टू C। नाउ हाउ कैन यू से दैट? सो यू कैन से कि इसमें रीजोनेंस थी, ये कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ये तो हमारा लड्डू बना दिया गया, स्ट्रक्चर तो हमारा यही था। तो सभी में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होगा,
सभी का बॉन्ड लेंथ सेम होगा, तो इसलिए देयर इज सेम, तो एक्चुअल ऑर्डर ये आएगा। तो रिजोनेंस कैसे बॉन्ड ऑर्डर पे अफेक्ट करती है बच्चों, समझ में आया कि पिछला भी चला गया? आ गया समझ में? पक्का ना? तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो बेटे, हमारे पास एक है BF4 1 नेगेटिव और एक है BF3, ठीक, एक है BF3। अब बेटे BF4 नेगेटिव में B के साथ एक तो F नेगेटिव है, F है, F है, F है, ठीक है जी। इसमें एक स्पेशल तरह की बॉन्डिंग होती है, इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। अब सर एक और नई पसूड़ी, ये बैक बॉन्डिंग क्या होती है सर? ठीक, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। क्या पता, वैसे बैक बॉन्डिंग आगे करवानी मेरे को पी ब्लॉक में ना, पर मैं यहीं करवा देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं, है ना, कुछ जाता थोड़ी हमारा कुछ। ओके, तो फटाफट से बिटिया जी मेरे को बताओ बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या? 1s2 2s2, थोड़ा आगे भी बढ़ जा, 2p1, है ना। अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक, थोड़ा अगले पेज पे करें, ठीक, समझने के लिए थोड़ा अगले पेज पे करते हैं, नहीं तो क्या होगा यहां गड़बड़ सी दिखाई नहीं देगी। बोरोन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बच्चे ने बताया 1s2 2s2 2p1, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंगली 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, और p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है। पर यार बोरोन तो 3 F के साथ जुड़ रहा है ना, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगी? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन हुई तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया कि नहीं गया? गया। तो बोरोन की एक्साइटेड स्टेट, ठीक, क्या होगी? यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 1 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर जी? 1 मिनट के लिए समझ लेना, अभी पेन छोड़ो। यहां एक फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, यहां दूसरी फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, यहां तीसरी फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, ऐसा ही कुछ हुआ। अब इसकी वजह से ये था बोरोन, एक फ्लोरीन ने, यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई भाई? हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई? यस, बोलो जल्दी। एक S का 2p, sp2 ना, तो sp2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? जल्दी बोलो, sp2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो भैया यहां पे ट्राइगोनल प्लेनर, ये स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? ओके, वेरी गुड। अब अगर ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, इसमें एक p ऑर्बिटल खाली है स्नेहा जी? p ऑर्बिटल खाली है कि नहीं? तो ये p ऑर्बिटल खाली, ठीक है जी। अगर तुम फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखते तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती? 1s2 2s2 2p5, है ना। यानी एक, अगर हम यहां पे देखते तो हमें यह समझ में आ जाता 1 2 3 4 5, है ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, किसके साथ बना रहा है? बोरोन के साथ। तो क्या इसमें कोई खाली ऑर्बिटल है? सारे भरे हुए हैं, ठीक। तो ये सारे भरे हुए फ्लोरीन के ऑर्बिटल मैंने यहां शो किए, मतलब सारे क्या, एक शो कर रहा हूं, ज्यादा शो करने का है ही नहीं। और इसमें लोन पेयर है कि नहीं? लोन पेयर, एक तो बॉन्ड बन गया, बाकी 3 लोन पेयर है। एक यहां शो कर दिया, एक ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है जी। 3 लोन पेयर हो गए। अब बेटा फ्लोरीन है छोटा सा, फ्लोरीन कैसा है? छोटा सा, है ना भाई। और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास इतने ज्यादा, तो बेटा आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी कि नहीं? ये एक दूसरे को लात मुंह गुस्सा मारेंगे कि नहीं? ऑब्वियसली रिपल्शन होगी। अब ये फ्लोरीन दुखी बहुत है इससे, इस रिपल्शन से दुखी बहुत है, उसको सामने खाली जगह दिखती है ना, तो वो क्या करता है? अपनी गाड़ी यहां पार्क कर देता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन किसमें डाल देता है? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन में डाल देता है। अब यार इलेक्ट्रॉन देने तो किसको चाहिए थे? बोरोन को। किसको देने चाहिए थे? फ्लोरीन को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है? फ्लोरीन। पर दे कौन रहा है?
फ्लोरीन उल्टा हो गया कि, तो एक उल्टे बांस बरेली को उल्टा बॉन्ड, तो उल्टा बॉन्ड मतलब बैक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? बैक बॉन्ड। तो ऐसे बैक बॉन्ड बन गया। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली पाई बॉन्ड है, सिग्नल बॉन्ड तो सिग्मा होता है, उसके ऊपर बनने वाला बॉन्ड पाई होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस हिसाब से जो बी एफ है, इधर ध्यान देंगे प्लीज, बी एफ में हमारे पास यहां डबल बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला कैसा होता है? पॉजिटिव। बोरोन ने इलेक्ट्रॉन लिए थे, कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। ऐसा बनेगा। पर एक बात बताओ, ये फ्लोरीन क्या भगवान से लिखवा के लेके आया था? ये फ्लोरीन वैसे नहीं है क्या? ये भी तो कर सकते ना बैक बॉन्डिंग, तो ये भी बैक बॉन्डिंग करेंगे। अगर ये करेंगे तो भैया ये फ्लोरीन में डबल बॉन्ड दिखाओगे, इसमें सिंगल दिखाओगे। एक ही टाइम एक ही ऑर्बिटल खाली है, एक ही फ्लोरीन कर सकता है बैक बॉन्डिंग, सारे इकट्ठे नहीं। तो भैया यहां पे पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। अब ये तीसरे फ्लोरीन ने क्या खोती को हाथ लगाया हुआ है? भाई ये भी तो कर सकता है। तो अगर ये करेगा तो हमारे पास यहां फ्लोरीन, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे एफ। ठीक है जी, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। बेटा अब बताओ इस फिनोमिना को क्या बोले? बैक बॉन्डिंग तो बोले। ये जो तीन स्ट्रक्चर बनाए क्या हुआ? रिजोनेंस। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने से इस मॉलिक्यूल को अपन कैसे लिखेंगे? इस मॉलिक्यूल को अपन ऐसे लिखेंगे, बी एफ एफ एफ, और सारी जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये पी पाई बॉन्ड है। क्या है? पी पाई, क्योंकि इसका भी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। और फ्लोरीन का तो जन्मजात ही कौन सा था? पी। तो ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड था भाई? दिस वॉज पी पाई बैक बॉन्ड। ठीक बेटे, ये कहां हो सकता है सर बैक बॉन्ड? ये भी बता दो। देखो, जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये छुटकू छुटकू एटम्स है, ये तीन ही छोटी छोटी बीमारियां हैं। कौन सी? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये किसी ऐसे एटम के पास जुड़ जाए जिसका खाली ऑर्बिटल हो, जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो, तो अपना सामान उधर शिफ्ट कर देंगे भाई, क्योंकि खुद इनमें क्या है? रिपल्शन। मैंने ओजस के ऊपर 3 आटे की बोरियां चढ़ा दी, बेचारा दबा पड़ा था पूरी तरह से, है ना। साथ ही में कृष्णांश भाई जी आ गए, ठीक है, तो खाली थे। इसने ओजस्वी ने क्या किया? एक बोरी उसके ऊपर, है ना, तो हो गया बैक बॉन्ड। ऐसे ही फ्लोरीन, ठीक, या फिर आप बोलो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट, कभी कभी फॉस्फोरस भी करता है। ठीक, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, समटाइम सल्फर, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स, ज्यादा नहीं। ठीक, उसके सामने वाले एटम पे अगर क्या हो? खाली ऑर्बिटल हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन वहां डाल के बैक बॉन्ड करता है। तो फ्लोरीन करेगा, नाइट्रोजन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, तीन तो पक्का करेंगे। कभी कभी फॉस्फोरस करेगा या सल्फर करेगा, बाकी नहीं करेंगे। समझ में आई बात? उसके लिए एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी तब तो ना। इलेक्ट्रॉन देगा कोई क्यों? अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। समझ में आई? तो यहां पे बैक बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड करेक्टर आया कि नहीं? तो बैक टू द पवेलियन वापस चलते हैं। ये BF4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर था, सारी जगह क्या थे? सिंगल बॉन्ड। और यहां पे भी B और F का ही बॉन्ड है, पर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग यहां पे हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो अगर इसमें मैं बोलता किसका BF बॉन्ड बड़ा है, किसका BF बॉन्ड बड़ा है, तो बेटा ये वाला बॉन्ड BF का बॉन्ड BF4 नेगेटिव में बड़ा, BF3 में छोटा है। तो B और F का ही बॉन्ड, बट यहां सिंगल बॉन्ड करेक्टर, यहां मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर, एंड दैट इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। एंड आफ्टर बैक बॉन्डिंग देयर इज रिजोनेंस, और उस रिजोनेंस के चलते यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आया? ऑनलाइन वाले जरा यस यूज लिख दो यार, एक दो ही लिख रहे हैं। ओके, थैंक यू, गुड गुड गुड। तो मेरे को लगता है रिजोनेंस वाला पोर्शन या बैक बॉन्डिंग वाला पोर्शन ये समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया?
अब लास्ट फैक्टर जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, लास्ट फैक्टर जिस पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है, चले आगे लिखना है जी, लिखो लिखो बिल्कुल लिखो। बेटा बैक बॉन्ड में फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन अगर किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ जाए जिसमें खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन वहां डाल देते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। आगे बात समझ में? NO2 में ऑर्बिटल खाली ढूंढ। बेटा ये भी तो सोचना, ऑक्सीजन जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है या नाइट्रोजन जुड़ा है, किसके साथ? जहां पे कहीं खाली ऑर्बिटल हो तो खाली भी तो चाहिए ना। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता बेटे, ठीक। हालांकि इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लोरीन की बैक बॉन्डिंग भी बताएंगे, ब्रोमीन की बैक बॉन्डिंग भी बताएंगे, आयोडीन की बैक बॉन्डिंग भी बताएंगे, और बताएंगे वो कम कम होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो मैंने आपको स्पेसिफिकली एक बात बता दी कि आप छोटे एलिमेंट को सोचना, बड़े बड़े एलिमेंट्स को ज्यादा नहीं सोचना। क्लियर? वो आगे क्लियर कर देंगे जब पी ब्लॉक अपन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कहां बैक बॉन्डिंग हो सकती है कहां नहीं हो सकती। ठीक, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो अगली कहानी हमारे पास जो लास्ट आती है इसमें वो है ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड। ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड। देखो बच्चे, बॉन्ड की ओरिएंटेशन पे भी तो डिपेंड करता है। नो सर, व्हाट इज द हेल ओरिएंटेशन? ताकि एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है PCl5, सुना होगा कभी जिंदगी में। PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन भी सर ने कभी गलती से करवा दी होगी, sp3d, और इसका स्ट्रक्चर भी भूले भटके बता दिया होगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक। और ये भी बता दिया होगा कि ये सारी जगह क्लोरीन ही लगते हैं। फिर ये भी कहा होगा कि दीज आर कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड्स एंड दीज आर कॉल्ड एज इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है जी। और सर ने ये भी बताया कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड, बोलो ये बताया था। अब ये किस पे डिपेंड किया? बॉन्ड तो P से Cl ही है, सारी जगह पे बॉन्ड तो P और Cl का ही है ना, पर ओरिएंटेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो गई कि नहीं? एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड ड्यू टू मोर रिपल्शंस। याद करो यहां कितनी 90 डिग्री रिपल्शन? 3, जबकि इक्विटोरियल पे 90 डिग्री रिपल्शन ओनली 2। क्लियर? तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन दैट ऑफ इक्विटोरियल बॉन्ड्स। फिट है? क्लियर? जहां दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स वहां दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स, जहां दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स वहां दो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स। जैसे अगर मैं SF6 की बात करता, किसकी बात करता? SF6। कभी गलती से इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन बताई और स्ट्रक्चर बताया कि इसका है ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर इसका बताया था आपको ऑक्टाहेड्रल, बोलो बताया था कि नहीं? ऑक्टाहेड्रल में बोला ये तो स्क्वायर होता है और ऊपर नीचे वाले पिरामिड, लेकिन सारे बॉन्ड एंगल कौन से थे? 90 डिग्री। अगर बॉन्ड एंगल सारे बराबर है तब क्या बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी? यहां सारी बॉन्ड लेंथ क्या है? सेम, एक्सियल भी इक्विटोरियल भी। यहां पे एक्सियल, ये वाली एक्सियल थी, एक्सियल विल बी इक्वल टू इक्विटोरियल। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल ही बराबर है। अगर बॉन्ड एंगल बराबर है तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर रिपल्शन का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तो बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी। पर यहां डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स थे, ऑब्वियसली रिपल्शन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा और उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होंगी, भले ही वो सेम बॉन्ड लेंथ हो। बोलो क्लियर? तो एक बार रिवाइज हो जाए। नहीं दे सकता क्योंकि बहुत छोटा फैक्टर है। ठीक, देखो भाई, सबसे पहली बात हमने की बॉन्ड लेंथ। ठीक, बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ लिखते लिखते सर के स्पेलिंग ही गलत हो गए। चलो ठीक कर लेना है ना भाई, है ना? तो बॉन्ड लेंथ जो है, ये बोला डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस
of two atoms which are at the closest approach during the bonded condition. अगर आपके पास सेम हो तो दोनों के रेडियस कोवेलेंट रेडियस को ऐड कर देना, डिफरेंट हो तो रेडियस ऐड करके उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को 0.09 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। उसके बाद आपको बताया कौन कौन से फैक्टर, तो पहला बोला साइज, तो हमने बोला स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ। बड़ी आसान बात थी, जितना छोटी कोई चीज होती है बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होती है। दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर, बोला जी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। इसको मल्टीपलिसिटी ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हैं भाई। किसकी बेटा जी? तो कम ही तो लिखी है, कैसे कम है कैसे ज्यादा है? N2 पॉजिटिव की कम नहीं होगी, पॉजिटिव वाले की कम नहीं होती, कंफ्यूज ही रहेगा हमेशा। अब आगे चल जाओ, एस कैरेक्टर। अब एस कैरेक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा? मोर एस कैरेक्टर स्मॉलर बॉन्ड, मोर एस कैरेक्टर स्मॉलर बॉन्ड। और उसमें बेटे हमने एक और चीज पढ़ी, बेंट्स रूल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सो बेंट्स रूल क्या होता है कि पी कैरेक्टर शिफ्ट टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस हिसाब से एस कैरेक्टर दूसरी जगह शिफ्ट करवा देने का, और एस कैरेक्टर ज्यादा होने का तो बॉन्ड लेंथ छोटा होने का। क्लियर? इसके ऊपर खूब सारा हमने एग्जाम्पल दिया, आपको 2-3 एग्जाम्पल देके समझाने की मैंने कोशिश की। उसके बाद अब हमारे पास क्या आया? रिजोनेंस। ठीक, उससे पहले पोलैरिटी की बात की, मैंने कहा बहुत छोटा फैक्टर है इसलिए उसका कोई एग्जाम्पलिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें साइज पहले प्रीडोमिनेट कर जाएगा देन दैट ऑफ पोलैरिटी। ठीक है ना? क्योंकि पोलैरिटी तो आएगी जब ना, जब अलग अलग एलिमेंट होंगे तो साइज का फर्क तो पड़ ही जाएगा, तो पहले साइज ही देख लेंगे ना दोस्त। ठीक, उसके बाद रिजोनेंस। रिजोनेंस जो होती है सारे जहां होती है उन सभी बॉन्ड्स को क्या बना देती है? इक्वल। ठीक, बट सिंगल बॉन्ड को क्या कर देती है? छोटा, और बड़े बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को क्या कर देती है? बड़ा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, 1 से पार्शियल डबल बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ छोटी, सिंगल बॉन्ड छोटा और मल्टीपल बॉन्ड बड़ा। क्लियर हो गया कि नहीं? उसके बाद आगे चले हम लोग, हमने ये पढ़ा इसमें BF3 का एक एग्जाम्पल, और यहां पे एक अलग चीज पढ़ा हमारी मैंने, बैक बॉन्डिंग। क्लियर? इससे समझ में आ जाता है। उसके बाद आगे चले तो आगे हमने ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें पानी की तरह क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सो ये था बॉन्ड लेंथ, दिस वाज बॉन्ड लेंथ। अब हम अगला फैक्टर पकड़ते हैं दोस्तों। दुनिया में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है बॉन्ड एंगल। वेरी 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 10,000 वेरी श्री वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं उसको कंप्लीट करवा पाऊंगा एट द गिवन इन द गिवन टाइम, तो क्योंकि काफी लंबा काम है उसमें, काफी कुछ देखना है बॉन्ड एंगल्स में, काफी सारे एग्जाम्पल होंगे, तो मैं उसको लास्ट में पकड़ता हूं। ठीक, कि अगर नहीं हुआ तो कम से कम अगली लेक्चर में कंप्लीट पढ़ेंगे उसको। ठीक, आज दूसरे पकड़ लेते हैं फैक्टर्स। सो अगला फैक्टर, सेकंड पैरामीटर हम लोग पकड़ लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, देखो बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर की जहां तक बात करें, इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, है ना बेटा? हमने बोला था बॉन्ड ऑर्डर का एक्चुअल मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच का नंबर ऑफ बॉन्ड जो होता है ना बेटा, उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। कल को अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास सी और सी का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ठीक, क्या बोलोगे? एक ही बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? इसमें अगर बोला सी और सी का बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड बन रहा है तो एक बोलोगे। कल को मैं बोल दूं कि एफ और एफ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, क्या बोलोगे? 1। अगर बोल दूं ओ और ओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। अगर बोल दूं एन और एन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। ठीक है ना? ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और इसका शॉर्टकट आपको करवा दिया गया किसमें?
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताया गया था। क्या बताया था कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन इन टोटल हो किसी दो स्पीशीज में, इन टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 लिया करते हैं। ठीक है, उससे अगर हमने क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया तो भी 0.5 कम करना है, एक कम कर दिया तो भी 0.5 कम करना है, एक बढ़ा दिया तो भी 0.5 कम करना है, एक कम कर दिया तो भी 0.5 कम करना है। ठीक, समझ में आता है। पर ये मैंने तुम्हें बोला था 10 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन्स के बीच बीच का काम है ये। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 से लेके 20 के बीच बीच में हो तब हम ऐसे देखते हैं, ऐसा शॉर्टकट, और लगता भी वही है, हमें और जगह तो देखना भी नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये शॉर्टकट वहां लग जाता है। पर यहां पे कई बार फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आते थे, है ना। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कभी भी आए तो उसका दो मतलब होता है, या तो गिवन स्पीशीज आयन है, जैसे अगर मैं बोलूं O21 पॉजिटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना कितना होता है 2.5, फ्रैक्शनल है ना, तो इज इट एन आयन और नॉट, इट इज एन आयन। उसी तरह से N21 पॉजिटिव का कितना 2.5, इज दैट एन आयन, इट इज एन आयन। तो जब कभी भी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आता है तो हमें समझ में आता है कि गिवन स्पीशीज आयन है, या फिर उसमें रिजोनेंस हो रही है, या फिर उसमें रिजोनेंस हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं इफ बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल, कहीं पे फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें 2.5 बॉन्ड है, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि गिवन स्पीशीज इज एन आयन और देयर में बी रिजोनेंस, क्योंकि रिजोनेंस भी पार्शियल बॉन्ड्स लेके आती है और आयंस में भी कभी कभी क्या होते हैं, पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बॉन्ड ऑर्डर निकालने सर ने पिछली बार समझाए थे। ठीक, आपको बोला था बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, तो वो आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों भाई, कुछ कुछ ऐसी बात थी कि नहीं थी। ठीक, जैसे कल को ओजोन का बॉन्ड लेंथ पूछा तुम्हारे से, ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर पूछा। अब ओजोन जो होती है वो होती है O डबल बॉन्ड O, यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है जी, आजकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की औकात नहीं होती, इसको प्लस माइनस भी लिखा जा सकता है ना। दिस कैन बी रिटन एज O डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, एक ही बात होती है, क्योंकि अभी ऑक्टेट रूल होता था ना तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था, अब ना ऑक्टेट रूल है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पर आज भी हम अगर देखना चाहें तो कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिखाया था तुम्हें मैंने। क्या करना है, ऑक्टेट से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने पेयर्स कम कर देते हैं हम लोग, उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक, नहीं है याद, चलो भाई मैं समझा देता हूं, कोई ऐसी बात थोड़ी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। देखो इधर मैं तुम्हें बताता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे देखते हैं। चलो ये तो आएगा ही ना, पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना फर्ज है मेरा, बता देना चाहिए। मान लो अगर आपके पास ओजोन का ही मॉलिक्यूल है, इसको मेरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने हैं। ठीक है, तो बेटा ओजोन के वैलेंस शेल में पहले देखना भी इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है नहीं होता है, अगर होता है तो कितने होते हैं। ठीक, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ऑक्सीजन के साथ आगे भी दो ऑक्सीजन लगे हैं, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है भाई, तो यहां पे भी डबल बॉन्ड, और मान लो मैंने यहां पे भी डबल बॉन्ड बना दिया। अब जरा गिनो कि ऑक्सीजन के आसपास, सेंट्रल ऑक्सीजन के आसपास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने आ गए, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए ना। एक पेयर ज्यादा हो गया। ऑक्टेट से कितने पेयर ज्यादा हो गए? ऑक्टेट से एक पेयर ज्यादा हो गया। अपने को ऑक्टेट रूट बना के चलना है, तो हम एक डबल बॉन्ड को चेंज कर देंगे इनटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड को किसमें चेंज कर दिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो हमारा स्ट्रक्चर यू बन गया। एक तो ये हो गया। अब देखो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए भाई। अब देखो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही रहे कि नहीं रहे? ऑक्टेट बन गया ना। तो ये स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया, इसमें क्या बना दिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। सर समझ नहीं आया, वो जस्ट बोलने वाला है अभी है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक, मजाक कर रहा हूं, ऐसे बुरा नहीं मानने का, कल को पीछे डंडे लेके पड़ जाए। मान लो सल्फेट है, नीचे उतरो और डंडा लेके खड़ा हो जाए। ठीक, सल्फेट है। अब सल्फेट में मुझे बताने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं। क्या बताना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, है भी है कि नहीं है, और अगर है तो कितने हैं। देखो भाई, सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो जरा। 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब ये ऑब्वियस है कि हमारे पास 2 नेगेटिव है। नेगेटिव सल्फर पे होगा कि ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, है ना बेटा। और क्या दोनों के दोनों नेगेटिव एक ही ऑक्सीजन पे होंगे? नहीं, ठीक, अलग अलग पे होंगे। अगर अलग अलग पे होंगे, नेगेटिव ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो काके एक सिंगल बॉन्ड ये बना दिया, नेगेटिव ने एक सिंगल बॉन्ड ये बना दिया। बाकी जो 2 ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब जरा देखो कि सल्फर के वैलेंस शेल में आफ्टर दिस बॉन्डिंग हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स वर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने पेयर ज्यादा हो गए? होने चाहिए थे 8, है कितने? 12। यानी 4 इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर बने? 2। 2 पेयर ज्यादा हो गए ना। तो हमें 2 पेयर कम करने के लिए 2 डबल बॉन्ड को किसमें चेंज कर देना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो ये दोनों को किसमें चेंज कर देंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो भैया जी हमारे पास स्ट्रक्चर ये बन गया एक्चुअली सल्फेट का। अभी बोलो बेटा, क्या आपको समझ में आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां होते, कैसे पता चलता है, और कितने होते हैं कैसे पता चलता है? बोलो क्लियर सभी बच्चों को? ऑनलाइन वालों से भी पूछा है भाई। जितने एक्स्ट्रा पेयर आ गए ऑक्टेट से, उतने डबल बॉन्ड्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चेंज कर दो। कल को मान लो 3 पेयर ज्यादा आ गए, तो 3 डबल बॉन्ड्स विल बी चेंज्ड इनटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। क्लियर? अब देखो जी, वापिस आ जाओ। हम तो कर रहे थे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बोला ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। और आजकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो नहीं करते, ऐसे शो कर देते हैं। बट ऐसा भी है चाहे ऐसा भी है, ये दोनों रिजोनेंस की कंडीशंस हैं। यहां रिजोनेंस की कंडीशन क्यों है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, है कि नहीं? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, रिजोनेंस की कंडीशन है। वैसे भी डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर भी तो आ सकता था। तो इसका एक और स्ट्रक्चर ऐसे भी तो बन सकता था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बनाओ, यहां डबल बॉन्ड बनाओ। ठीक, अब हमें पूछा है इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। टोटल बॉन्ड्स आर 3। नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2। तो बॉन्ड ऑर्डर बोलो 1.5। बोलो बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? अगर मान लो कल को मैं सल्फेट में ही तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर पूछ लूं, तो सल्फेट का अभी मॉलिक्यूल अपन ने ऐसे बना दिया था, डबल बॉन्ड वाला। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला नहीं बनाया था। कैसा बनाया था? डबल बॉन्ड वाला। ठीक है बच्चे, क्योंकि आजकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लेते ना। ठीक, इसको भी हम नेगेटिव पॉजिटिव शो करके कर सकते थे। ठीक, अब इसमें टोटल बॉन्ड कितने हुए भाई? हमें सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर इन सल्फेट कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल बॉन्ड्स आर 6। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं इसके? 4। बताया था आपको। सो देयर आर 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितना आंसर आया?
इसका भी 1.5 आ गया कि नहीं आ गया? बेटे क्लियर? तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं अपन। तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर समझ में आता है क्या है? इसमें कोई फैक्टर वाली बात नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे वो ही बताएंगे ना हमें बॉन्ड ऑर्डर, या उसमें रिजोनेंस हो रही है, आयन है, तो बॉन्ड ऑर्डर का कोई खास ऐसा मतलब हमारे पास नहीं रहता है। बोलो क्लियर? लेकिन ये आगे बाकी फैक्टर्स बताने के लिए तो जरूरी है ना, जैसे बॉन्ड लेंथ बताने के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर जरूरी था, है ना? डबल बॉन्ड छोटा, डबल बॉन्ड छोटा, ट्रिपल बॉन्ड और भी छुटका, सिंगल बॉन्ड बड़ा, है ना भाई? तो बॉन्ड ऑर्डर वहां तो चाहिए चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह से बॉन्ड ऑर्डर आप देखते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये समझ में आ गया, किसका फ्रैक्शनल होता है, क्यों फ्रैक्शनल होता है। आई थिंक सो आई मेड इट क्लियर। तो कोई खास बात नहीं। अब आ जाओ फिर थोड़ा सा खास बातें भी कर लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी देखो बच्चे, नाउ व्हाट द हेल इज बॉन्ड एनर्जी? बेटा बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है? जब कभी बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज होती है। एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं इससे पहले कि बॉन्ड एनर्जी करवाऊं। आपको एक ये बताया था मैंने, इस तरह का डायग्राम बताया था, बोला ये जीरो है। जब बॉन्ड बनता है तो ऐसे बॉन्ड, गलत हो गया यार, यहां पे जब दो एटम दूर होते हैं तो उनकी बॉन्ड क्या होती है? जब उसमें बॉन्ड नहीं होता तो उसमें एनर्जी क्या होती है? जीरो। एक दूसरे से दूर होने पे एनर्जी जीरो। जैसे पास आते हैं, पास आने से क्या होता है? इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है टिल अ मैक्सिमम वैल्यू, और फिर इंक्रीज होती है। बोलो ऐसा बताया था कि नहीं बताया? यानी दिस वाज नेगेटिव एक्सिस एंड दिस वाज पॉजिटिव एक्सिस। तो हमने ये कहा था कि हमारे पास यहां तक, इस डिस्टेंस तक एटम जहां पे एनर्जी मिनिमम है, वहां पे एटम क्या होंगे? क्लोजेस्ट। वहां क्या होंगे? एटम क्लोजेस्ट। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोला था? बॉन्ड लेंथ, है ना बेटा? और ये जो एनर्जी यहां से यहां रिलीज हुई, कम हुई, ये एनर्जी का ग्राफ है ना भाई, तो इसको क्या बोला था? बॉन्ड एनर्जी। क्या बोला था? बॉन्ड एनर्जी, है ना बेटा? तो बॉन्ड एनर्जी को हम ऐसे बोल सकते हैं, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। एक बॉन्ड बनते समय जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, है ना बेटा? पर बेटा इतनी एनर्जी देके तो बॉन्ड टूटेगा ना। जितनी एनर्जी रिलीज हुई बॉन्ड बनते हुए, अगर उतनी दे दोगे तो बॉन्ड टूटेगा। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, एनर्जी नीडेड, एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बॉन्ड। 1 मोल, हम क्योंकि इधर भी मोल्स में ही लेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, है ना? पर मोल ही लेते हैं ना बेटा। तो एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के 1 मोल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। या एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड। बोलो इज इट क्लियर बच्चे? ठीक। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बड़ी जोर से आ रहा है। ठीक, आपको एक ग्राफ दिया मैंने, अब ये जो ग्राफ है यहां पे जीरो लाइनर है, यानी सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस दे रखी है। मैंने ग्राफ को ऐसे बनाया है, ठीक है? बोला दिस ग्राफ इज, क्वेश्चन है दिस ग्राफ इज करेक्ट ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ
डैश डैश डैश। ए आंसर दिया ऑक्सीजन, बी आंसर दिया फ्लोरीन, सी आंसर दिया हाइड्रोजन, डी आंसर दिया हीलियम। क्या मुझे आप आंसर बता सकते हो? यस, ये जो मेरे प्यारे, अरे क्या बात है आर्यन यार, मैं फैन हो गया भाई तेरा। वेरी नाइस वेदांश, वेरी गुड। आप में से कोई आंसर दे सकता है भाई? आपको ये बोला, ये ग्राफ किसके लिए करेक्ट है यहां पर? ऑब्वियसली दिस ग्राफ इज करेक्ट फॉर हीलियम, क्योंकि हीलियम में बॉन्ड ही नहीं बनता, तो उसकी एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर उसको पास लाओगे तो उसकी एनर्जी सिर्फ बढ़ेगी, नेगेटिव में तो जाएगी नहीं। जबकि बाकी सब में जहां बॉन्ड बनता है पहले एनर्जी नेगेटिव होती फिर बढ़ती है। हीलियम में बॉन्ड नहीं बनता, क्यों? रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर। तो रिपल्सिव फोर्सेस मोर, तो एनर्जी विल ऑलवेज इंक्रीज। तो यहां जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज। वो सिर्फ वहीं हो सकता है जहां बॉन्ड नहीं बनता हो। तो दो तरह का है, अगर ऐसे वाला है स्ट्रक्चर, यानी एनर्जी नेगेटिव में जाए, तो इन तीनों में से कोई आंसर, जो बॉन्ड बनाते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं। और अगर हमारे पास सिर्फ एनर्जी बढ़ रही है, कभी नेगेटिव में नहीं जा रही है, रिलीज नहीं हो रही है, तो उसका मतलब वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। मजेदार क्वेश्चन है ना यार, ठीक? तो ऐसे करके बॉन्ड एनर्जी हमने पहले बताई होती क्या है। दिस बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of a particular type bond is formed, या एनर्जी एब्सॉर्ब्ड when 1 mole of a particular type of bond is broken down. क्लियर? अब बेटे यहीं पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथों। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास है CH H H H। कॉपी पेन छोड़ो, ठीक? मैंने क्या किया, पहले एक बॉन्ड तोड़ा, ठीक है जी, और यहां पे CH H H ये बन गया। C से H चारों ही बॉन्ड थे, तो इसको बोला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1। क्या बोला? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1, बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी 1। ठीक है बेटा जी। मान लो इसकी वैल्यू 411 किलो जूल पर मोल है। मान लो, मानने में क्या जाता है, मैं रोज मानता हूं, मैं अमिताभ बच्चन। तो बॉन्ड एनर्जी 1 इज 411 किलो जूल पर मोल। पर बेटे यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन वाज sp3, नाउ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस टू sp2। s करेक्टर बढ़ गया, s करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अगला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, है ना भाई? तो हमने दूसरा बॉन्ड भी जैसे तैसे तोड़ दिया, ठीक है जी। अब यहां पे लगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2। ठीक है भाई साहब, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 पहले के मुकाबले कम की ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, एस करेक्टर बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। मान लो ये हमारे पास आ गई 421 किलो जूल पर मोल, और ये बॉन्ड टूटने के बाद स्पीशीज बची ऐसी। ये बॉन्ड तोड़ने के बाद स्पीशीज बनी ऐसी। क्लियर हो गया? नाउ देयर अपीयर्स अ लोन पेयर। एज यू नो, लोन पेयर रिपल्शंस आर मोर देन बॉन्ड पेयर, है ना? हाइब्रिडाइजेशन इज स्टिल sp2, but now lone pair is there. Lone pair repels, and if it repels, obviously अगला बॉन्ड तोड़ना सौखा, क्यों जी? So obviously this bond can be broken down easily. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3 हमारे पास जो आई वो पहले से कम हो जाएगी, से वो 401 किलो जूल पर मोल हो गई। ठीक है जी। नाउ आई हैड C एंड H, फोर्थ बॉन्ड। बेटे अब तो लोन पेयर भी आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन भी आ गया,
रिपल्शन भयंकर चल रही है, तो क्या ये मुश्किल होगा तोड़ना? इट इज वेरी सिंपल। तो यानी इसको भी आपने तोड़ दिया और तोड़ करके यहां लिखा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4 से इसकी वैल्यू 357 किलो जूल पर मोल आ गई। ठीक, अब सी रह गया। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या पूछ लिया? अब मैंने तुम्हें पूछ लिया कि मुझे ये बताओ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C2H क्या है? अब भैया कौन सा ले? बॉन्ड तो सारे ही क्या टूट रहे हैं? बॉन्ड तो सारे C से H के टूट रहे हैं ना भाई। तो कौन सी एनर्जी ले? बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी यहां पर बेटे, जब एक ही तरह के एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं तो हम उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की एवरेज ले लिया करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि बॉन्ड एनर्जी होती है एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ a particular type of bond, of a particular type of bond। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज अलग अलग हैं, तो उसके एवरेज निकाल लेने का। यानी यहां अगर बॉन्ड एनर्जी निकालनी होती तो हम लिखते बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा क्या आंसर आता? बोलो सर। 411 प्लस 421 प्लस 401 प्लस 357 डिवाइडेड बाय 4। बोलो बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? अगर एक ही तरह का बॉन्ड हो तब तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? सेम। आपको बोला HF का बॉन्ड है, वो तोड़ना, तो एक ही बॉन्ड है ना यार, वही उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वही उसकी बॉन्ड एनर्जी। समझ में आई? वही उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वही उसकी बॉन्ड एनर्जी। पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक ही तरह का एक से ज्यादा बॉन्ड होगा तो हम उनकी बॉन्ड एनर्जीज की क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की एवरेज लेंगे, तो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आएगी। इज इट क्लियर? तो एक क्वेश्चन दे दें अपन। चलो, ये क्वेश्चन अपेयर हुआ PMT में। ठीक, अभी तो बहुत चिद्दू सा हो गया, लेकिन अगर वैसे जिस समय आया था तो बहुतों के बाल खड़े हुए इसमें, आसानी से हर किसी को आया नहीं है। आपको बोला फाइंड द बॉन्ड डिसोसिएशन, फाइंड द बॉन्ड एनर्जी of O2H from following data। ठीक है जी, हमें दिया गया था वाटर डेल्टा H, डेल्टा H मतलब एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, 100 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू मैंने इमेजिनरी ली है, वैल्यू मैंने इमेजिनरी ली, सारा रट्टा थोड़ी मार के आऊंगा। एक दूसरा दिया OH डेल्टा H 80 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, अब बोला इसका आंसर निकालो, तो बताओ क्या आंसर होगा? बताओ क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शन दे दें। A 100, B 80, C 180, D 90। बोलो भाई, आंसर इज? क्यों भाई? एक ही तरह का बॉन्ड तो टूटा। यहां पे भी वाटर में O से H के 2 बॉन्ड थे,
पहला बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ये, सेकंड में ये, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होगी, एवरेज। तो क्या आया 100 + 80 डिवाइडेड बाय 2, तो 180 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 90। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? किसी को कोई तरह की परेशानी हो अभी बोल सकता है मेरे को। नाउ जब हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, किन किन फैक्टर्स पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है, तो समय इजाजत नहीं दे रहा है, लंबा काम है, नेक्स्ट टाइम खत्म कर देंगे अपन दोनों, बॉन्ड एनर्जी भी, बॉन्ड एंगल भी, ठीक? तो नेक्स्ट टाइम खत्म करते हैं। थैंक्स लॉट। एक बेटे आप सभी ऑनलाइन वाले बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि भैया 5 o'clock ज्वाइन कर लिया करो यार, ठीक? अगली बार वेट नहीं करूंगा मैं। अभी कोई होमवर्क नहीं है बेटा। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल करते जनाब।